बुझा दी। हाय फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3, चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ CGST एंड IGST। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हो सकता है तो इस चैप्टर को मिनिमम 2 बार देखिए। चैप्टर काफ़ी आसान है, करेक्ट ना, बट उसमें जो मतलब जो चीज़ें हैं आपको एंड तक ध्यान में रखना है। डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर इजी है, बट देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न एंड उसको आपको एंड तक दिमाग में भी फिट करके रखना है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू चार्ज क्रिएट होता है, एंड CGST IGST का अपन थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चैप्टर 1 में मैंने आपको बेसिक बताया है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 9, इसके आगे ध्यान में रखना, सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। ये अभी मैं आपको CGST एक्ट पढ़ा रहा हूँ। लेवी एंड कलेक्शन के बारे में बात करता है। लेवी मतलब क्रिएशन ऑफ चार्ज, कि कौन सा इवेंट होगा तो CGST लगाया जाएगा, ये यहाँ पे दिया है, करेक्ट ना। जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, लेवी ऑफ टैक्स मतलब क्या हो गया, इनकम अर्न किया तो टैक्स लगता है, वैसे ही यहाँ पे दिया है कि CGST कब लगेगा। आई नो अपने को चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा ही है कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई तो CGST लगेगा, वो मैंने ऊपर से बताया था, ओनली टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट ना, उसका पूरा चैप्टर है। सो दिस इज सिमिलर टू दैट, बट ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, लेवी एंड कलेक्शन, सेक्शन 9 बात करता है लेवी की एंड कलेक्शन ऑफ GST की। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। नाउ थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, अभी ये सबसेक्शन 1 है, ये सबसेक्शन 2 है, तो मैं आपके लिए पहले 9(2) पढ़ता हूँ। क्या है 9(2)? गुड्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ GST। ये 5 गुड्स याद करो, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़े थे। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये 5 गुड्स GST के बाहर है। अगर ये 5 गुड्स दोस्तों GST के बाहर है तो आप सोचो उसके ऊपर सेक्शन 9 का लेवी हो सकता है क्या? सर नहीं हो सकता है, एकदम सही पहचाना। वही लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 छोड़ के जो भी होगा उसके हिसाब से है, करेक्ट ना। तो गुड्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ GST ये यहाँ पे दिया है, तो ये छोड़ के, क्योंकि इन पे तो GST आएगा नहीं, इसके लॉजिक्स मैंने आपको लेक्चर चैप्टर में बताया। देयर शैल बी लेवी टैक्स कॉल्ड एज द CGST ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ इंट्रास्टेट मतलब पता है विद इन द स्टेट, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर अल्कोहलिक लिकर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया? इसका आंसर मैंने आपको चैप्टर 1 में दिया है, और एक बार अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर इस पे भी GST नहीं आता है और इस पे भी GST नहीं आता है, करेक्ट ना। तो ये 9(2) में क्यों नहीं लिखा है? व्हाई इट इज नॉट रिटन इन 9(2)? बताओ क्या इसका लॉजिक है, आप मेरे को बताएंगे। चलो इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, याद करो चैप्टर 1 का कनेक्शन है, इस पे लाइफ टाइम कभी भी GST नहीं आएगा। दिस इज प्योरली रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको कहा था पूरा स्टोरी कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसी बेसिस पे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। हाँ, ये अगर चाहते, काउंसिल चाहता है तो ये बाद में GST में आ सकता है, बट ये प्रोडक्ट दिस इज अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस पे GST आएगा नहीं, इसलिए उसको अलग लिखा है। 9(2) में जो है, अगर काउंसिल चाहता है तो इन फ्यूचर दिस गुड्स माइट बी एडेड इन द GST। अच्छा, अभी इस गुड्स को बाहर क्यों रखा है वो भी मैंने चैप्टर 1 में कहा था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस पे अभी गवर्नमेंट को ज़्यादा रेट मिल रहा है, GST का हाईएस्ट रेट अभी 28% है, करेक्ट ना। तो राइट नाउ ऑन दिस गुड्स गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर रेवेन्यू। इफ दिस गुड्स आर एडेड इन GST व्हाट विल हैपन? उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, जो गवर्नमेंट अभी नहीं चाहती है, इसलिए ऐसा किया है। ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा ये अपन सेक्शन 15 में डिसाइड करेंगे। कहाँ पर डिसाइड करेंगे? सेक्शन 15, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। सर आपने तो 14 बताया था, अरे ये मैक्स 20% है, अभी 14 है, 20 तक बढ़ा सकते हैं। तो सर CGST 20 रहेगा तो HGST 20 रहेगा, बराबर है, मतलब IGST 40% हो जाएगा। मैं आगे IGST पढ़ने वाला हूँ, वहाँ पे 40 लिखा है। एज नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कलेक्टेड इन सच मैनर। ये सच मैनर हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट लेवी एंड कलेक्शन, तो ये कलेक्ट कैसे हम बाद में देखने वाले हैं।
एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल मतलब ऑब्वियसली द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है ना। अभी टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन मैं आगे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, सप्लाई चैप्टर में, थोड़ा रुक जाना। अभी ध्यान रखा, टैक्सेबल मतलब जिसका जीएसटी का नंबर है। ऑब्वियसली कौन देगा जीएसटी? जो रजिस्टर है ना, हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। ठीक है, तो ये सेक्शन 9(1) एकदम सिंपल है, 9(2) भी एकदम सिंपल है। नाउ shall be levied with effect from the date as notified by the government on the recommendation of council। हाँ, 9(2) में जो गुड्स है अभी बाहर है, बट काउंसिल चाहता है तो इन फ्यूचर इस पे जीएसटी लग सकता है। ठीक है सर। और पेट्रोल पे जो अल्कोहलिक लिकर है उस पर कभी भी नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट देयर इन 9(2). दिस इज द लॉजिक ओनली फॉर योर नॉलेज। एग्जाम में कितना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना दोस्तों। ये एनालिसिस याद करो, चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा था। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी भी नहीं आएगा, इस पे एक्साइज ड्यूटी पे आएगा और वैट भी आएगा और सीएसटी भी आएगा। चैप्टर 1 में गला फाड़ के आपको सिखाया है। जो ये 5 प्रोडक्ट है जो जीएसटी के बाहर है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन एक्साइज भी आएगा, वैट भी आएगा और सीएसटी भी आएगा। अच्छा सर, तो फिर हमको एक्साइज ड्यूटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? वैट पढ़ना ज़रूरी है क्या? सीएसटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? क्योंकि इन गुड्स पे अभी भी लग रहा है। हाँ, अभी भी लग रहा है। नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कंप्लायंस काफ़ी छोटा है, तो एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वंस यू बिकम प्रोफेशनल, एक बार ये लॉ समझ में आ गया तो उसको इंप्लीमेंट करने इतना दिक्कत नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक रूटीन प्रैक्टिस हो जाएगा। सो बाय टेकिंग सम हेल्प यू विल बी एबल टू डू कंप्लायंस। करेक्ट ना। जैसे मैं भी मेरे ऑफिस में बहुत सारे कंप्लायंस करता हूँ। आई हैव मास्टरी और इनकम टैक्स एंड जीएसटी कंप्लायंस, बट काफ़ी सारे क्लाइंट के लिए एमसीए के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, आरओसी के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, जिसमें मेरे को मास्टरी नहीं है, बट आई डू इट फॉर द सेक ऑफ क्लाइंट को सर्विस देना पड़े इसलिए मैं करता हूँ। बट थोड़ी मैं हर एक चीज़ में मास्टरी हूँ। मेरा मास्टरी कहाँ पे? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तुम कुछ भी बोलो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 11 साल उसमें दिए हैं। 11 साल से डेली 10 घंटा एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट ना। सो वो है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, मैंने कहा था बड़ा ही प्यारा प्रोडक्ट है। इस पर स्टेट भी लूटेगा, सेंट्रल भी लूटेगा। मतलब इसमें सप्लाई मानेंगे तो सीजीएसटी, एचजीएसटी पे आएगा और एक्साइज ड्यूटी पे आएगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रल को डबल रेवेन्यू है। जीएसटी का जो सीजीएसटी का पोर्शन है वो भी मिलेगा, प्लस एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी जाएगा, ये नहीं आएगा। एंड ऑल अदर प्रोडक्ट पे जीएसटी आएगा, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ऑल अदर प्रोडक्ट पे क्या आएगा? बाकी सब आगे, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो ये था 9(1) एंड 9(2). वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल है बट बहुत मज़ेदार प्रोविजन है। दीज आर द जीएसटी रेट्स, आपको उसको पढ़ के रखना है। मैंने आपको क्लास में जो पढ़ाए थे वो काफ़ी कम पढ़ाए थे। दीज आर द एक्स्ट्रा रेट्स। मैंने आपको क्लास में यही पढ़ा है, 0, 5, 12, 18, 28। 0 नहीं पढ़ा है बट ये पढ़ा है। तो ये जो कम रेट है ना, इसमें से कुछ रेट्स गोल्ड के लिए वगैरह है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए, बट ये जस्ट नॉलेज के लिए, आप टेंशन मत लो, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये था 9(1) एंड 9(2). इसका अपने को चार्ट बनाना है जो मैं आपको बना के दूंगा, एंड में बनाते हैं अपन। नाउ 9(3) एंड 9(4 इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे जाके डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। हियर आई एम ओनली इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट। अभी ध्यान दो सब लोग। ये है मिस्टर ए, और ये है बी। ए ने बी को सप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये जो है ये सर्विस ये प्रोवाइडर है। और बी रिसिपेंट है। ठीक है, अभी ए ने बी को सर्विस दिया, जैसे अभी मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो ए ने बी को सर्विस दिया, तो लॉजिकली सोचो बिल कौन बनाएगा? ए बनाएगा, बी बनाएगा, कौन पैसा देगा? हाँ सर, बी पैसा देगा, बराबर है दोस्तों। तो बी पैसा देगा, तो ए क्या करेगा? इनवॉइस बना के बी को देगा। इनवॉइस में दो चीज़ें रहेंगी, एक वैल्यू रहेगा और एक जीएसटी का अमाउंट रहेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी का अमाउंट रहेगा। एंड
बी ए को पे करेगा एंड फिर ए क्या करेगा, ए पैसा गवर्नमेंट को देगा, ए पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस होता है। जैसे आपने मेरे क्लासेस लिए, आपके फीस में जीएसटी इंक्लूड है, आप मेरे को देते हो और फिर मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। मैं प्रोवाइडर हूँ, आप रिसिपेंट हो। समझ में आ गया सर? इसके आगे क्या, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड चार्ज। मतलब जो प्रोवाइडर है वही जीएसटी आपको देगा, मतलब जो प्रोवाइडर है वो गवर्नमेंट को जीएसटी भरेगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। जहाँ पे प्रोवाइडर इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, तो ए इज द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, ही विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बी एंड ही विल पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 9394 इज डिफरेंट, दिस इज नॉट 9394, बट जब तक ये नहीं समझेगा ना, आपको 9394 भी नहीं समझेगा। चलो अभी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज। ये आप लाइफ में आपके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ध्यान दो। इनकम टैक्स में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? देखो अभी ए बी बी रिसिपेंट है और ए प्रोवाइडर है। ए प्रोवाइडर है और बी रिसिपेंट है। नाउ ये सप्लाई हो गया, अभी ये इसको इनवॉइस देगा। अच्छा, इनवॉइस में नॉर्मली दो चीज़ें होती है, वैल्यू प्लस जीएसटी। बस इस इनवॉइस में जीएसटी नहीं होगा क्योंकि ये रिसिपेंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। एंड उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड वही सेक्शन वहाँ पे लिखा है, सेक्शन 93, सेक्शन 94, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स चार्ज, जहाँ पे रिसिपेंट को टैक्स देना है। तो ये जो बंदा है, अच्छा ये क्यों लाया मैं इसे बता दो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका लॉजिक भी बता दो, क्यों लाया सर ये, ए दे रहा था ना, फिर बी को क्यों देना है बताता हूँ। तो ए प्रोवाइड कर रहा है बी को, तो नाउ बी विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, उसको बोलते रिवर्स चार्ज। प्रोवाइडर को देने की जरूरत नहीं है, रिसिपेंट को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? रिसिपेंट को। अभी रिवर्स चार्ज क्यों लाएगा, उसके बहुत सारे रीजन है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आएगा। आगे अपन डिटेल में चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो इसके केसेस भी अगर अपने को सिलेबस में है तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एक दो चैप्टर में आएगा ये चैप्टर, उसमें और डिटेल में बताऊँगा। एग्जाम लेता हूँ इंश्योरेंस का, आपको समझाने के लिए। इंश्योरेंस के जो एजेंट रहते हैं ना, उनको जो कमीशन मिलता है, उनको जो कमीशन मिलता है वो भी टैक्सेबल सर्विस है, उस पर भी जीएसटी आता है। अभी इमेजिन करो, जो एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट, इफ गवर्नमेंट आस्क हिम टू पे जीएसटी, व्हाट विल हैपन, एवरी इंश्योरेंस एजेंट इन इंडिया विल हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और कितना सारा कंप्लायंस बढ़ जाएगा। इससे अच्छा इन सबको कमीशन कौन दे रहा है? एलआईसी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। अगर उन्होंने जीएसटी भर दिया तो कंप्लायंस कम हो जाता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू उतना ही मिलने वाला है। तो ये जो एजेंट है ये भी बच गए, इनको भी प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं, उनका भी कंप्लायंसेस कम हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी सुखी, तू भी सुखी, मैं भी सुखी। ये एडवांटेज है रिवर्स चार्ज का। ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, ये हर एक केस में लॉजिक नहीं है, बट मेजॉरिटी केसेस में दिस इज वन ऑफ द रीजन टू रिड्यूस द कंप्लायंस ऑन स्मॉल बिजनेसमैन। करेक्ट ना? अभी एजेंट को फिर जीएसटी का नंबर लो, अकाउंटिंग करो जीएसटी का प्रोफेशनल, जो उसके लिए इतना आसान नहीं है। जिन्होंने कॉमर्स किया, जीएसटी का अकाउंटिंग इतना आसान नहीं है। जीएसटी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉ, तो इसलिए लाएगा रिवर्स चार्ज, मतलब कंप्लायंस कम करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे रिसिपेंट टैक्स देगा गवर्नमेंट को। अच्छा, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी है, जो आपको ध्यान में रखना है। यस, वो जो 20 लाख 10 लाख चले सके जो भी नए लिमिट्स है मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, रजिस्ट्रेशन में कंपलसरी है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान में रखो, बाकी डिटेल डिस्कशन आगे होगा, मैं खाली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। चलो, तो अभी अपने को पढ़ना है 9.3 एंड 9.4, वही वहां पे लिखा है RCM। The government on the notification of recommendation of council by notification specify category of supply, very important। ये हर एक सप्लाई पे नहीं आएगा, है ना, कुछ खास गुड्स पे और कुछ खास सर्विसेज पे ही आएगा, और बहुत मतलब जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लस लेबर दोनों रहता है। द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बाय रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying tax in relation to supply of such goods service or both। हाँ, मतलब वो रिसिपिएंट गुड्स का हो, सर्विस का या बोथ हो, एक बार रिवर्स चार्ज नोटिफाई हो गया तो उस पर आएगा, फिर वो कौन से गुड्स पे लगाना है कौन से सर्विस पे लगाना है ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बस अपने को फॉलो करना है। ठीक है, ये था 9.3। अभी 9.4 में भी रिवर्स चार्ज है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट स्टिल देयर इज अ वन डिफरेंस। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर दो बार गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज क्यों पढ़ा रही है, मतलब आप हमको 9.3 9.4 दो बार क्यों पढ़ा रहे हो, बिकॉज 9.4 इज डिफरेंट। सर 9.4 में क्या फ़र्क है, 9.4 में फ़र्क है, 9.4 का रिवर्स चार्ज तभी आएगा जब प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड पर्सन है। प्रोवाइडर क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ही 9.4 का रिवर्स चार्ज आएगा, तो ही 9.4 का रिवर्स चार्ज आएगा। 9.3 में जो है देखो, व्हेन सप्लाई गुड सर्विस बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, 9.3 में सप्लायर कोई भी हो, एक बार वो सर्विस नोटिफाई हो गया अंडर रिवर्स चार्ज तो फिर वो रिसिपिएंट ही भरेगा, प्लीज रिमेंबर, करेक्ट ना। 9.3 में जो है गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया ना कि रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट भरेगा, तो रिसिपिएंट रजिस्टर हो या ना हो, रिसिपिएंट के लिए तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, प्रोवाइडर रजिस्टर हो या ना हो, टैक्स रिसिपिएंट ही भरेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। एक दो तीन मेरे आपके लाइव केसेस में आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे क्लाइंट के हुए थे। एक मेरा क्लाइंट है मिस्टर आनंद, ठीक है, उन्होंने एक सर्विस दिया था अंडर रिवर्स चार्ज, सर्विस दिया था मिस्टर सुनील को। तो आनंद ने, सुनील पता नहीं नाम क्या था, मैं एक नाम क्रिएट कर रहा हूँ, बट आनंद एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने सुनील को सर्विस दिया था एंड वो अंडर रिवर्स चार्ज था। अभी उन्होंने उतना थोड़ी जीएसटी पढ़ा है, वो तो बिजनेसमैन है, जीएसटी मैंने पढ़ा है। सो विदाउट कंसल्टिंग में उन्होंने क्या कर दिया, आनंद ने मिस्टर सुनील को जीएसटी के साथ बिल दे दिया, जीएसटी के साथ बिल दे दिया, सामने से जीएसटी कलेक्ट भी किया और गवर्नमेंट को जीएसटी भर भी दिया, गवर्नमेंट को जीएसटी भर भी दिया। ठीक है, शुरू ध्यान से। फिर मैं जस्ट आई वॉज गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, मैंने बोला सर ये कौन सा सर्विस, ये आपने टैक्स क्यों लगाया? बोले क्यों? अरे सर इस पर तो रिवर्स चार्ज है ना, इसमें मिस्टर सुनील ने टैक्स भरना चाहिए, भर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है आनंद के साथ क्या होगा और सुनील के साथ क्या होगा। फर्स्ट थिंग, सो सुनील को भी टैक्स देना पड़ेगा भाई, कंपल्सरी देना पड़ेगा। आरसीएम मतलब रिसिपेंट ही देगा। सर लेकिन सुनील ने आनंद को दिया है, किसने बोला था? तुमने, तुम्हारा दिमाग क्यों चला है? डोंट चैलेंज लॉ, लॉ ने बोला वैसे डांस करना है, लॉ इज अ कोरियोग्राफर, यू एंड मी कैनॉट डू गणपति डांस, नॉट अलाउड, नॉट इवन नागिन डांस। तो ये है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, मतलब यहाँ पे अच्छा, तो मैंने जो कहा था अभी क्या होगा इसमें, उसको तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि आरसीएम पे, और इनका क्या होगा, उनको भी रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ, मतलब जो मेरे क्लाइंट है दूसरे सुनील, उनको तो भरना ही पड़ा, उनको लगा कि अभी मेरे को भरने की जरूरत नहीं, मैंने तो इनको दे दिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या हुआ, सुनील को तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो सुनील ने जो आनंद को गलत दिया वो आनंद सुनील को रिटर्न कर देंगे एंड फिर सुनील गवर्नमेंट को, जो मेरे क्लाइंट है आनंद, हमको उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा एंड तब जाके फिर वो रिफंड मिलेगा। अभी वो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जब रिफंड मांगते हैं तो गवर्नमेंट जान खा लेती है, तो वो सब आगे की चीज़, वो जाने तो हमने कैसे प्रूफ किया, दैट इज द नेक्स्ट स्टोरी। बट ये समझ लेना आप कि रिवर्स चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज है, तो वो रजिस्टर को उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ
अभी बट 9(4) का स्पेसिफिक है। 9(4) में अगर प्रोवाइडर अनरजिस्टर है तो ही रिवर्स चार्ज 9(4) का आता है। सो 9(3) में प्रोवाइडर रजिस्टर होगा, लेकिन अनरजिस्टर अगर है तो 9(4) में ही आएगा। सो 9(3) का प्रोवाइडर रजिस्टर है, 9(4) का प्रोवाइडर अनरजिस्टर है। अब इसमें लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया है, यह अभी खाली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अप्लाई किया गया है, करेक्ट ना। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैंने किसी से सीमेंट खरीदी किया और वो बंदा अनरजिस्टर है, तो ही इज़ अ प्रोवाइडर, आई एम द रिसिपिएंट, तो मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो ये आगे सिलेबस में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी सब कुछ सेम ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस 9(4) में प्रोवाइडर अनरजिस्टर है, 9(3) में रजिस्टर है, ठीक है। चलो नाउ अभी अपने को पढ़ना है 9(5) एंड फिर बाद में इसका अपने को एक डायग्राम बनाना है। 9(5) क्या है? अच्छा, पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा अपन इस पर डिस्कस की। ई कॉमर्स ऑपरेटर होता कौन है? एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन आगे बढ़ाता हूँ। ई कॉमर्स मतलब जो आपको प्लेटफॉर्म देता है टू सेल योर गुड्स और टू प्रोवाइड योर सर्विस, करेक्ट। जैसे उबेर है, उबेर ने क्या क्या, उबेर ओला उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, करेक्ट ना। तो ये प्लेटफॉर्म किनको दिया है? जिनके पास खुद के टैक्सी है एंड दे वांट टू प्रोवाइड सर्विस टू वेरियस कस्टमर, सो उन्होंने उनको ओला उबेर पर रजिस्टर किया है एंड वी आर द पोटेंशियल बायर। सो वेन एवर वी नीड कार वी टाइप द लोकेशन एंड फिर जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो अपने को सर्विस देता है। बट ये सर्विस अपने को ओला उबेर के थ्रू मिलता है, ये सर्विस अपने को ओला उबेर के थ्रू मिलता है, बराबर है ना। तो यहाँ पे जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना है, करेक्ट ना। अभी ये क्या मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे समझेगा नहीं, मतलब मेरे लिए आपको ओरली पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग डायग्राम बनाओ। अच्छा पहले बताता हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? जो लोगों को प्लेटफॉर्म देता है। अभी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। लेट्स से मेरे वेबसाइट पे मेरे ही प्रोडक्ट लिस्टेड है, आपने मेरे वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस किया, आपने मेरे वेबसाइट से क्या किया, प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है। नाउ तो मेरे वेबसाइट पे मेरे ही प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो मैं ई कॉमर्स नहीं कहलाऊंगा। ई कॉमर्स मतलब जो लोगों को प्लेटफॉर्म देता है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दे आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू एवरीवन हु वांट टू सेल प्रोडक्ट थ्रू अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड, अभी अमेजॉन का खुद का एक प्रोडक्ट है, अमेजॉन फायर स्टिक, उसके लिए वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं देंगे क्योंकि वो उनका खुद का ही प्रोडक्ट है, उनका वो खुद का ही प्रोडक्ट है। तो अगर मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट बेचता हूँ एक्सक्लूसिव, तो दैट इज नॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। अदरवाइज वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अगर लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है तो, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। और यह है सेक्शन 9(5), यहाँ पे है सर्विस। तो इनके थ्रू सर्विस अपन कस्टमर को दे रहे हैं। मतलब अगर ये ईसीओ मतलब कौन है? इमेजिन करो उबेर, आप उबेर पे कार बुक करोगे कि हमको कार चाहिए, एंड जो पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जो उस एरिया में आने को रेडी है, वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, फिर वो आपके घर पे आके आपको पिक करके वहाँ पे ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है और रिसिपेंट कौन है, ठीक है ना। अच्छा, रिसिपेंट तो कस्टमर ही है एंड सर्विस प्रोवाइडर तो कौन है? जो बंदा सर्विस दे रहा है वो। अच्छा, इसमें 3 ही सर्विसेज कवर्ड है, मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको नोटिफिकेशन मैंने ऐड किया है, बट अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो उसमें जीएसटी कौन देगा गवर्नमेंट को? यस, ईसीओ देगा, ईसीओ को ही यहाँ पे प्रोवाइडर माना जाएगा देखा जाए तो ये एक्चुअल प्रोवाइडर है। फॉर जीएसटी पर्पज आप बोल सकते कि ईसीओ को जीएसटी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। टेक्निकल सर्विस उस बंदे ने दिया है, क्या बोले ने, बट जीएसटी ईसीओ को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 9(5). तो देयर आर 3 स्पेसिफिक सर्विसेज, कैब, हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड होटल, मतलब जहाँ पे अपन रहते हैं। ये 3 सर्विसेज अगर आप ईसीओ के थ्रू दे रहे हो तो उस पर जो जीएसटी आएगा वो ईसीओ गवर्नमेंट को देगा। अभी ऐसा क्यों सर? इसका लॉजिक समझ लो, ये भी तो लोग देख सकते हैं। यस, अभी इमेजिन करो मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में लेट्स से 5000 कार्स आर देयर जो ओला उबर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा रहेंगे, मैं कम बोल रहा हूँ,
अभी इनको अगर जीएसटी नंबर लेना पड़ा तो कितने जीएसटी नंबर बढ़ जाएंगे, 5000 जीएसटी नंबर बढ़ जाएंगे इतने लोगों का मंथली कंप्लायंस। एंड डू यू एक्सपेक्ट कैब ड्राइवर टू डू जीएसटी कंप्लायंस? सोचो प्रैक्टिकली ये आसान है क्या? इतना नहीं आसान। तो इन लोगों के लिए टेक्निकली भी इतना पॉसिबल नहीं है। अभी उबेर पे तो ऑटो रिक्शा वाले भी रजिस्टर है, अभी उनके लिए कितना टेक्निकली आप सोचो। एंड वो जाने तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने इसी पे डाला है। ये रिवर्स चार्ज नहीं है, रिवर्स चार्ज होता तो अपन भरते हैं, रिवर्स चार्ज 9394 में आता है। हियर ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोवाइडर, बस दैट इज द लर्निंग पॉइंट फॉर यू। एंड दिस इज ओनली फॉर दिस थ्री सर्विसेज, कैब, हाउस कीपिंग एंड होटल। मैं उसका नोटिफिकेशन पढ़ने वाला हूँ, तो पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ एंड फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और बताता हूँ। ध्यान दो, पहले ये बाद में लिखो, कोई टेंशन नहीं है। द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विस, ये खाली सर्विस के लिए है। 9394 में गुड्स सर्विस सब कुछ कवर्ड है, इट इज ओनली सर्विस। टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय ईसीओ इफ सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। इंट्रास्टेट सर्विसेज अगर है तो ही, अदरवाइज नहीं। ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall apply to such ECO as if he is the person liable to pay tax। देखा जाए तो प्रोवाइडर वो कैब ऑपरेटर ही है, बट इस प्रोविजन के लिए उस बंदे को माना जाएगा कि आप क्या हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। ठीक है, तो ये है अपना 95। अभी देखो ये नोटिफिकेशन था, 2017 का नोटिफिकेशन है। देखो कैटेगरीज ऑफ सर्विस, कौन से सर्विस पे है? देखो पहला सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी कवर्ड है, ठीक है, उन्होंने कवर करके रखा है। अभी रेडियो टैक्सी का मतलब है जो जीपीएस के थ्रू चलता है ना, उसको बोलते हैं रेडियो टैक्सी। सो व्हाट इज रेडियो टैक्सी? जिसपे जीपीएस इंस्टॉल होता है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप मुंबई गए हो तो वहाँ पे मीटर वाली टैक्सी है, काली पीली जिसको बोलते हैं हम, जिसपे काले और पीले कलर के पट्टे रहते हैं, वो जीएसटी के बाहर है ना। एक चैप्टर आ गया एग्जाम्पशन करके, अगर आपको सिलेबस में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें तो डिटेल में समझ में आएगा ही, बट अगर आपके सिलेबस में नहीं रहेगा तो बताता हूँ। वो जो काली पीली टैक्सी है मुंबई में होती है ना, ऐसे वो मीटर डालते हैं, उस पर जीएसटी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसको अलग करके रेडियो टैक्सी नाम दिया है। मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल। दूसरा सर्विस बाय प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, अदर कमर्शियल प्लेसेस मीन फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पज एक्सेप्ट where the person supplying the service through electronic operator is liable। ये मैं बताता हूँ, एक्सेप्ट छोड़ दो, आप बस सर्विस पे ध्यान दो। तो पहला कौन सा हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा एकोमोडेशन, होटल में रहो, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, हाउस बोट, शिकारा होता है ना जम्मू कश्मीर में, हाँ कुछ भी जहाँ पे अपन रहने के लिए जाते हैं वो सब। एंड तीसरा हाउस कीपिंग में मतलब प्लम्बिंग, करेक्ट ना, कारपेंटर, ये सब। अभी ये जो एक्सेप्ट लिखा है ना, ये एक्सेप्ट के आगे क्या है मैं आपको पढ़ाता हूं। पहले मैंने आपको सर्विसेज बता दी। हाँ नाउ अब ये हाउस कीपिंग सर्विस कहाँ पे मिलती है? अर्बन क्लैप करके देखो, एक ऐप है अर्बन क्लैप, बहुत फेमस है, टीवी पे ऐड भी आता है ना। तो दे प्रोवाइड ऑल सर्विस, इवन जस्ट डायल भी देता है काफ़ी बार सर्विसेज, प्लम्बिंग वगैरह सब कुछ। नाउ ध्यान दो, अभी ये डायग्राम को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से अभी यहाँ पे जो सर्विस दी जा रही है उस पर जीएसटी कौन देगा सर? कैब, हाउस कीपिंग, होटल, ये हमको समझ में आ गया। नाउ सपोज मैं सीक्वेंस बदल रहा हूं, इन दोनों का टर्नओवर इन दोनों का टर्नओवर अगर एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है, मतलब वहां पे लिखा था ना एक्सेप्ट, सो दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इन दैट केस विल पे जीएसटी।
हाँ, फिर ये जो हाउसकीपिंग कंपनी है, करेक्ट ना, उनको जीएसटी देना पड़ेगा। फिर ईसीओ नहीं देगा, ईसीओ विल नॉट पे, करेक्ट ना। मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा होटल है, मैंने होटल रजिस्टर करवाया है यात्रा.com पे या मेक माई ट्रिप पे, तो 20 लाख के अंदर जब तक मेरा टर्नओवर है, मेक माई ट्रिप जीएसटी भरेगा। कलेक्ट तो आपसे करेंगे, खाली भरेगा वो या मैं। एंड अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया तो फिर मैं ही भर दूंगा, क्योंकि आई एम लायबल फॉर रजिस्टर, मैं जीएसटी का नंबर लेने वाला हूँ ना, तो फिर वो ईसीओ क्यों भरेगा। तो जब मतलब गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसों को सपोर्ट दिया कि भाई तब तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा ना, तेरी सर्विस टैक्सेबल है, बट जीएसटी ईसीओ भरेगा, एंड जिस दिन तो लिमिट के ऊपर चला जाएगा ये भरेगा। लेकिन कैब के लिए ईसीओ ही भरेगा, इवन दो टर्नओवर एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट। मैंने लॉजिक बता दिया, क्योंकि कैब की संख्या बहुत ज़्यादा है। एंड डू यू एक्सपेक्ट कैब ड्राइवर्स टू कंप्लाई विद जीएसटी? वो पैसा खा गए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को उन पर भरोसा नहीं है, और इतने ड्राइवर्स को कितने नोटिस भेजेंगी, कहाँ पे पकड़ेगी, ड्राइवर कहाँ पे जाता है सर्विस देने के लिए, तो इम्पॉसिबल है। तो कैब के लिए वैसा नहीं होगा। कैब का टर्नओवर 50 लाख भी हो गया तो भी उसका टैक्स उबेर एंड ओला ही देगा। ये पहला पॉइंट। इज दिस क्लियर आपको? वही वो एक्सेप्शन वही थे। दूसरा, अभी लेट्स से हाउसकीपिंग सर्विसेज, होटल एंड कैब, दिस इज डायरेक्टली गिवन टू कस्टमर, विदाउट ईसीओ, उसमें ईसी इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर हाँ, इन दैट केस फिर तीनों के लिए दे विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। फिर क्या बोलो को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू उबेर ओला, वो डायरेक्ट कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर रहा है ना। तो फिर उसका अगर टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, जैसे महाराष्ट्र में सर्विस के लिए 20 लाख है, आपके स्टेट में अलग रहेगा, ये मैं आपको लिमिट्स रजिस्ट्रेशन में पढ़ाने वाला हूँ। अलग अलग स्टेट के अलग अलग लिमिट्स है। महाराष्ट्र में मैं हूँ, वहाँ पे 20 लाख है, तो 20 लाख के ऊपर गया तो फिर यहाँ पे तो इनको ही देना पड़ेगा। जब तक वो ईसीओ से दे रहे हैं तब तक कैब वाला का टर्नओवर कितना भी हो ईसीओ देगा। लॉजिक बता दिया, नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम डायरेक्टली दोगे कस्टमर को विदाउट ईसीओ तो फिर इनको ही देना पड़ेगा इफ टर्नओवर एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट, नो डाउट अबाउट इट। ये है, समझा आपको? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ अच्छे से लर्न करना है। ईसीओ का मतलब आपको समझ में आ गया? जो लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सेल देयर गुड्स एंड टू प्रोवाइड सर्विस थ्रू इट। लिखा है क्या आपने? लिख लो फटाफट सब लोग। तो ये यहाँ पे दिया है। नाउ अभी यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, जो ईसीओ है। अच्छा, ईसीओ मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर मतलब क्या? अभी जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उबेर है, ओला है, आप इनके ऑफिस में जाते हो क्या? नहीं, आप उनके वेबसाइट या ऐप पे जाके बुक करते हैं सर्विसेज या गुड्स। तो वी नेवर गो टू देयर ऑफिसेस, करेक्ट ना? तो अभी प्रॉब्लम क्या है? लेट से ये जो इश्यू है, जैसे उबेर इंडिया में बाद में आए, पहले उन्होंने इंडिया के बाहर से ऑपरेशन स्टार्ट किया। उनका इंडिया में ऑफिस अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले हुआ है, मतलब 2012 से उन्होंने सर्विस स्टार्ट की ना, तो उनका इंडिया में ऑफिस नहीं था। क्योंकि वो ऑनलाइन वेबसाइट तो अपन कहीं से बना सकते हैं, ऐप भी कहीं से बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बनाओ। तो अगर कोई ऐसा इश्यू है जो लंदन से ऑपरेट कर रहा है, सर्विसेज यहीं पे दे रहा है, वो तो इंडिया में जीएसटी कैसे देगा ना? तो उसके लिए प्रोविजन क्या बने? देखो, प्रोवाइड दैट वेयर एन ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया में उनका प्रेजेंस नहीं है, तो उनको कोई बंदा इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, जो उनके इंडिया के लीगल ऑपरेशंस देखता है, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, करेक्ट ना? उनका अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और कोई ऑफिसर भी नहीं है, तो फिर उनको दोनों अपॉइंट करने पड़ेंगे। दे हैव टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर विल पे जीएसटी, क्योंकि ईसीओ सर्विस के लिए ऑनलाइन सर्विस है, उसके लिए फिजिकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि भाई तुम किधर अगर बाहर से सर्विस दे रहे हो तो तुमको इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा, ठीक है? नाउ अभी इसका अपन एक डायग्राम बनाते हैं।
लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी सेक्शन 9। उसमें 9(1), 9(2), सो 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5। चलो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 9(1) में क्या आएगा देखो, अभी 9(1) किस पे है? लेवी ऑफ सीजीएसटी कौन से सप्लाई पे? ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहीं पे सेक्शन 9 बनाता हूँ, मेरे लिए इजी होगा। अच्छा 9 में क्या बोलता है, किस पे चार्ज आएगा? ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई किसका हो सकता है? गुड्स का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, और बोथ का भी हो सकता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, और यहाँ पे लिखो 9(2) में भी नहीं आएगा ना। 9(2) में जो 5 गुड्स है, तो ये गुड्स पे भी आएगा, सर्विस पे भी आएगा, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड 9(2) पे भी नहीं आएगा। उसका वैल्यू एज पर सेक्शन 15 डिसाइड होगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। एंड व्हाट इज द रेट? मैक्स 20%। सेक्शन 9(2) में वो लिस्ट लिखना है अपने को। नाइन टू में क्या है? गुड्स विच आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी। नाइन थ्री आरसीएम, इसमें बाकी कुछ लिखो मत। एंड 9(5) क्या था? सप्लाई थ्रू इश्यू। वो 3 सर्विस का नाम लिखो। तो ये अपने हो गया सेक्शन 9 का चार्ट। और ये चार्ट क्या है? सीजीएसटी का है। ये कौन सा है? सीजीएसटी का है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सीजीएसटी कंप्लीट हो गया। अभी अपन स्टार्ट करेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी भी सेम टू सेम है, बस 9 के जगह 5 हो जाएगा, 9 के जगह 5 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। 9 के जगह 5 हो जाएगा, बस खाली रेट 40% आएगा, थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे, बट 90% सेम है। ठीक है, चलो आप इसको चाहते वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो सेक्शन 5 किसका लेवी है? आईजीएसटी का। देखो वही है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, खाली 5(2) रहेगा। क्या है 5(2)? देख लो, वही है। ये जो 5 प्रोडक्ट है सब कुछ सेम है। ऑल इंटरस्टेट सप्लाई। हाँ, आईजीएसटी किस पे आएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। तो आपको डायग्राम घर पे बनाना है, खाली इंटर की जगह इंटर आएगा,
सप्लाई गुड्स का हो सर्विस का बोथ हो, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर। वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 होगा, खाली रेट कितना होगा 40% होगा, रेट कितना होगा 40% होगा। तो यहाँ तक पूरा सेम ही है, खाली वहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे इंटर, वहाँ पे 20, यहाँ पे 40%। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी देखो पहले क्या है, ये इंटरस्टेट सप्लाई में लगता है। चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा था कि इंटरस्टेट सप्लाई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आता है। तो अब इशू क्या है, अच्छा एक्सपोर्ट पे तो टैक्स है ही नहीं, इंपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है या फिर सर्विस का भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो प्रोवाइड दैट IGST ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब गुड्स के लिए खास प्रोविजन है। ऊपर भी कवर्ड है, बट ऊपर वाला जो इंटरस्टेट है अगर वो गुड्स का होगा, इंटरस्टेट मतलब अगर गुड्स आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ये पढ़ना है। विद इन इंडिया अगर इंटरस्टेट सप्लाई है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो सेक्शन 15 अप्लाई होगा, लेकिन अगर गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हैं तो शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम एक्ट। फिर उस पर लेवी सेक्शन 5 का नहीं रहेगा, सेक्शन 3 का रहेगा। तो ओनली वही इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो बाहर से इंडिया में आ रहा है उस पर कस्टम के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, IGST के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। एंड द वैल्यू भी उसके हिसाब से होगा जो सेक्शन 12 के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, सेक्शन 12 के हिसाब से होगा। मतलब गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं ना तो वैल्यू एज पर देखो अभी क्या लिखा है यहाँ पे, शैल बी लेविड कलेक्टेड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। तो सेक्शन 3 एंड मैं ऐसे लिखता हूँ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट अप्लाई होगा। एंड उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू एज पर सेक्शन 15 नहीं होगा, करेक्ट ना, एज पर कस्टम एक्ट होगा। आंसर मैं सर्विस इंपोर्ट करता हूं तो ये जो मैंने प्रोविजन पढ़ा उसमें सर्विस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो सर्विस के लिए सेक्शन 5(1) ही अप्लाई होगा। एंड जो वैल्यू होगा एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST होगा। अच्छा वैल्यूएशन का सेक्शन 15 ही है, वो CGST कॉमन ही है, फिर वो टैक्स तुम CGST लगाओ, SGST लगाओ या IGST लगाओ, टैक्स कोई भी लगाओ, वैल्यूएशन GST का बेस एक ही है। तो ये आपको समझना है कि अगर मैं इंपोर्ट सर्विस करता हूँ तो फिर वो एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, उस पर IGST आएगा। लेकिन मैं गुड्स का इंपोर्ट करता हूँ तो बोला कि नहीं, जब आप गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम प्रोविजन अप्लाई होगा, कस्टम के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। एंड अगर आपको कस्टम सिलेबस में तो मैं आपको पढ़ाने वाला, आप टेंशन मत लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बस उतना ही 5(1) में फर्क है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो जब आप चार्ट बनाएंगे ना तो 5(1) में 2 पार्ट करना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए होगा एंड बाकी सब के लिए एज पर सेक्शन, मतलब ये जोड़ना है बस, वैल्यू एज पर 2 पार्ट, इंपोर्ट के लिए ऐसा, बाकी सब के लिए 15। तो चार्ट आपको घर पे बनाना है, सब कुछ सेम ही है, कुछ भी नहीं, खाली एक ही फर्क है जो बता दिया मैंने आपको। 9(2) सेम, 9(3) सेम, पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पे 9(3), यहाँ पे 5(3), वहां पे 9(4), यहाँ पे 5(4), सब कुछ सेम। 9(2), सो 9(2), 3(4), 5(2), 3(4) सेम ही है। 1 में जो फर्क था वो खाली इंपोर्टेड गुड्स के लिए था, बाकी सब कुछ सेम ही है। 9(5) भी सेम ही है। तो IGST अपना 5 मिनट में हो गया। तो लेवी ऑफ IGST जो सेक्शन 5 है, इट्स अ कॉपी ऑफ सेक्शन 9। खाली 5 में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उसका वैल्यूएशन कस्टम के हिसाब से होगा, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है तो वो CGST के हिसाब से ही होगा। ठीक है, चलो बस अभी आपको एक लास्ट सेक्शन पढ़ाता हूँ एंड फिर अपन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाउ ये एग्जाम में कितना आएगा थोड़ा डाउटफुल है, बट मजेदार सेक्शन है। पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। ऐसे कुछ गुड्स है, ऐसे कुछ सर्विस है जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी, तो वो पावर सेक्शन 6 ने दिया है, वो पावर सेक्शन 6 ने दिया है। देखो क्या दिया है, वेयर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट
मतलब आपके भले के लिए। इट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट जनरली either absolutely or subject to such condition as may be specified therein, goods, service or both, or of any of specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as notified by the notification। ठीक है, मतलब पहला क्या बोला है कि सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर आपने भलाई के लिए गवर्नमेंट चाहे तो गुड्स या सर्विस को एग्जाम्पशन दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अभी एग्जाम्पशन जो होगा ये जनरली होगा, जनरल होगा, आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू। हाँ, मतलब जनरली मतलब सबके लिए एग्जाम्पशन दिए जाएंगे, बट ये एग्जाम्पशन एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं रहेगी, गवर्नमेंट बोल देगी इस पे टैक्स नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन विदाउट एनी कंडीशन। मतलब पेरेंट्स बोलते हैं ना भाई तू पार्टी को जा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने बोला पार्टी को जा बट पहले होमवर्क कंप्लीट करके जा, वो हो गया सब्जेक्ट टू। तो एग्जाम्पशन कैन बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन, दिल खोल के गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दे दिया। एंड सब्जेक्ट टू मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल दी है, पेरेंट्स ने बोला तो पार्टी को जा बट 10 बजे के पहले घर पे आ जा। आप बोलेंगे पार्टी 11 बजे स्टार्ट होता है तो करेक्ट ना। अच्छा, देन होल और पार्ट ऑफ टैक्स मतलब पूरा टैक्स भी माफ किया जा सकता है या पार्ट ऑफ द टैक्स के रेट कम किए जा सकते हैं, वैसा भी एग्जाम्पशन दिया जाता है। अभी कोविड की वजह से काफी सारे गुड्स को गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए थे, ठीक है, ड्यू टू कोविड। अच्छा, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उस दिन से अप्लाई उस गुड्स के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, वेयर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ काउंसिल बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस। नो, ऊपर का जो ऑर्डर है वो जनरल ऑर्डर है। जनरल मतलब वो सबके लिए अप्लाई होगा, वो उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबके लिए अप्लाई होगा। सबके लिए या तो कंडीशनल होगा या तो सबके लिए एब्सोल्यूट होगा, मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पशन। ये स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस बोला है, मतलब ये सबको नहीं दिया जाएगा, किसी स्पेसिफिक एक एसएसओ को दिया जाएगा। मतलब सर जैसे मैं बोलता कि मेरा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, ठीक है, अभी मैं आपको कोविड का एग्जाम्पल देता हूँ, हॉट एग्जाम्पल है वो। मैंने कहा कि सर मैं कोविड का वैक्सीन बना के लोगों को देना चाहता हूँ, बट नहीं, कोविड का वैक्सीन लेके मतलब नहीं, वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है। मेडिसिन, मैं कुछ दवाएं लोगों को देना चाहता हूँ, हाँ दवाई पे जीएसटी है, करेक्ट ना, तो या वैक्सीन पे भी जीएसटी है, चलो तो मैं उनको फ्री में देना चाहता हूँ लोगों के भलाई के लिए, लेकिन आप मेरे पे अगर जीएसटी लगाओ तो मैं तकलीफ में आ जाऊँगा। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इन स्पेशल केस वो मेरे एक पर्टिकुलर सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर देंगे। वो डिसाइड करेंगे कितने में दवाई फ्री में दे सकता हूँ, या कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, मैं वहाँ पे हेल्प करना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव देम फ्री फूड, फ्री मेडिसिन, फ्री क्लोथ, बट उस पर जीएसटी है ना, मैं मेरा कॉस्ट सैक्रिफाइस कर दूंगा, बट गवर्नमेंट थोड़ी मेरे को छोड़ेगी। तो मैं गवर्नमेंट से परमिशन लूंगा कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं उनको दे पाऊंगा, तो बोलते ठीक है चल ले ले। तो ये खाली मेरे को दिया जाएगा, ये सबके लिए नहीं होगा। ये स्पेशल ऑर्डर खाली विपुल शाह के लिए अप्लाई होगा, जनरल ऑर्डर सबके लिए अप्लाई होगा। उसमें 2 कैटेगरी के ऑर्डर, एब्सोल्यूट मतलब कोई कंडीशन नहीं, खुश रहो, एंड कंडीशन मतलब सबके ऊपर कंडीशन डाला पेरेंट्स ने, सभी बच्चों के ऊपर होमवर्क कंप्लीट करके जाना है, ठीक है, बाकी सब सेम ही है। तो ये जो आपके नॉलेज के लिए था, एक बताना था। अभी तीसरा क्या, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट तीसरा पॉइंट मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से गवर्नमेंट ने इस साल की शुरुआत में, मतलब अभी 2020 है, एक नोटिफिकेशन लाया है एंड पेन को एग्जेम्प्ट कर दिया। तो इसके बाद जो भी सप्लाई होगा ऑब्वियसली उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन आया कि पेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी फॉर, जब तक वो बोलेंगे तब तक एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। अभी कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, गवर्नमेंट ने पेन को क्लेरिफाई नहीं किया। अभी मेरे हाथ में वो भी पेन है, ये भी पेन है, ये भी पेन है, अभी अलग अलग पेन है। ये स्टाइलस पेन है, ये कौन सा पेन है, फ्लूइड लिंक, और ये नॉर्मल रिफिल वाला है। कुछ तो इंक पेन भी रहते हैं, शाही भरते हैं हम उसमें, मार्कर रहता है, परमानेंट मार्कर रहता है बोर्ड पे, वो भी पेन ही है। तो पेन जो आर्किटेक्ट है उनके अलग पेन होते हैं, जो कैलीग्राफी करते हैं उनके पेन अलग होते हैं, आर्टिस्ट के लिए पेन अलग होते हैं। तो अगर आप शॉप में जाएंगे तो यू गेट वैरायटी ऑफ पेन्स। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे नीड स्पेशल पेन्स, ड्राइंग के लिए अलग लगते हैं। तो कौन सा पेन एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया, एंड बाद में गवर्नमेंट को समझा कि सभी लोगों ने उसका गलत फायदा लिया है, सभी लोग सभी पेन पे जीएसटी नहीं भर रहे। गवर्नमेंट सोच रही है
इतना जीएसटी का कलेक्शन कम कैसे हुआ? बाद में पता चला कि लोगों ने उस नोटिफिकेशन का गलत फायदा उठाया है। गवर्नमेंट का कहना था कि भाई जो नॉर्मल पेन है ना, जो अपन लिखते हैं डे टू डे, वो एग्जाम्प्ट है, स्टाइलस पे जीएसटी है, आर्किटेक्ट का पेन उस पर जीएसटी है, कैलीग्राफी का पेन उस पर जीएसटी है। ये तुमने कुछ भी गलत मीनिंग निकाला है, तुमने गलत इंटरप्रिटेशन किया, तो गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इन 1 ईयर। तो गवर्नमेंट ने उसको 1 जुलाई को रेक्टिफाई कर दिया, वहां पे वही दिया है, करेक्ट ना? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन इशू किया। तो ये जो नोटिफिकेशन था उसके लिए एक्सप्लेनेशन इशू किया। नाउ क्वेश्चन ये है, जो मेंस ये अप्लाई होगा, यस, ये बैकडेटेड अप्लाई होता है, ये 1 जनवरी से अप्लाई होगा, मतलब 1 जनवरी से 30 जून। जिन लोगों ने गलत मीनिंग निकाल के जीएसटी का इवेजन किया है, गवर्नमेंट ने बोला था 1 पेन, तुमने सभी पेन उसमें घुसा डाले, आपको उस पर जीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो जो लगेगा वो भरना पड़ेगा। यस, बट गवर्नमेंट के पास इशू करने के लिए कितना समय है? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। हाँ, मतलब 1 जनवरी से 1 साल तक ही कर सकते हैं, 1 साल के बाद उसको नहीं कर सकते। हाँ, फिर उनको नया नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा कि ये गलत है, वैसा कर सकते, बट इस नोटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन, इफ यू वांट टू चेंज नोटिफिकेशन, देन इट कैन बी डन विद इन 1 ईयर फ्रॉम 1/1/20, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने चोरी की है 1 जनवरी से 1 जुलाई, बचे 6 महीने का उनको जीएसटी कायदे से भरना पड़ेगा। यस, तो दिस इज व्हाट रिटन ओवर हियर। द गवर्नमेंट, अच्छा आप चाहे तो लिख लो, अगेन ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट कैसा है, अपने को जो पढ़ना है वो एकदम पूरा अच्छे से पढ़ना है, खाली एग्जाम में पढ़ के क्या करेंगे। मैंने आपको पहले कहा ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट सिलेबस में दिया मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट रहेगा ना, ऐसे थोड़ी टाइम पास कर लेंगे। ठीक है, तो 1/1/2021 तक कर सकते हैं, 1 साल में। द गवर्नमेंट इफ कंसिडर नेसेसरी सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन कि भाई हमने जो 1 जनवरी को नोटिफिकेशन दिया था उसका मतलब ये है, ये पेन पे एग्जाम्शन नहीं है, चुपचाप भर। अंडर सबसेक्शन 1 मतलब जो वो, या सबसेक्शन 2, हाँ मतलब ये क्लैरिफिकेशन स्पेशल ऑर्डर का भी हो सकता है या जनरल ऑर्डर का भी हो सकता है। इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन in such notification as the case may be by the notification any time within a year of issue of notification order as the case may be, 1 साल में इशू कर सकते हैं। ठीक है, now explanation issued shall have effect as, उसको फर्स्ट नोटिफिकेशन का पार्ट माना जाएगा, मतलब वो बैकडेटेड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई हो जाएगा। For the purpose of this section, where an exemption respect of any good service both from the whole or part of the tax has been granted absolutely, the registered person supplying such good service shall not collect tax in excess of the effective rate। हाँ, मतलब एक बार गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया, अगर पूरा एग्जाम कर दिया तो आप लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, एंड पार्ट एग्जाम्शन दिया तो जितना बोला उतना ही कलेक्ट करना है, ये कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। एंड सब मैंने गलती से कलेक्ट किया तो गलती से किया, इमीडिएटली गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। सबसे बड़ा चोर, मतलब सबसे बड़े कलेक्ट गवर्नमेंट है ना। मैंने गलत वर्ड बोल दिया सही तरीके से, तो आप और मैं रख नहीं सकते। तो ये सोचो मत कि मैं लूट लूँगा, लोगों ने थोड़ी जीएसटी पढ़ा है, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन गवर्नमेंट बारात निकालेगी। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर? चलो, सो थैंक यू सो मच। अपन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड फिर आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।